अब चलो हम लोग पढ़ते हैं क्या, फर्मेंटेशन। भाई फर्मेंटेशन अभी हमने सिखा दिया तुमको कि इसमें फाइनल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर कौन है, तो वो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। और अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड पाइरीवेट हो, हमने कहा या तो हो सकता है पाइरीवेट हो या हो सकता है एसिटाल्डिहाइड हो, ये दोनों ही ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो सेल के अंदर खुद बन सकता है। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड है। हम इसको आगे ले फर्मेंटेशन को, उससे पहले बच्चे का एक डाउट डिस्कस कर देते हैं। बच्चा कह रहा है कि सर ये क्लोरोप्लास्ट है प्लांट के सेल के अंदर, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में वाटर के स्प्लिटिंग से O2 निकला, माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया में अगर ये O2 चला गया सेल रेस्पिरेशन के लिए, तो O2 इनऑर्गेनिक तो है सर, लेकिन ये तो इंटरनल हो गया। समझ में आ रहा बच्चे का डाउट क्या है? यस सर। तब तो ये इंटरनल हो गया, डाउट सही है। लेकिन जब इतना सोचे हो तो और सोचो फिर आगे। ये O2 आया किससे? वाटर के स्प्लिटिंग से। ये वाटर कहां से आया? बाहर से। फाइनली O2 आया तो बाहर से ही है। भले ही O2 के फॉर्म में नहीं आया, दो पानी के फॉर्म में आया है। अंदर में तुम थोड़ी ना पानी बना लोगे, अंदर में तुम थोड़ी ना O2 बना लोगे। हम तो कह रहे हैं इनऑर्गेनिक चीज तुम अंदर में नहीं बना सकते। हाँ, ये जो बना है इनऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक बना, ऐसा तो मैंने भी कहा ही था थोड़ी देर पहले। इन जैसे ये देखो यार, इससे बैक्टीरिया बनाया ना, ये भी इनऑर्गेनिक है कि नहीं है? ये भी इनऑर्गेनिक है कि नहीं है? इनऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक तो बन ही सकता है, लेकिन ऐसा तुम नहीं कहोगे कि हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिए। नहीं, ऐसा तुम नहीं कर सकते। सेल के अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड बाहर से लिया जाता है, इन्वायरमेंट से। ठीक है, तो ये क्लियर है? चलो सभी बच्चों को क्लियर है डाउट? यस सर। तो आइए, हम लोग फर्मेंटेशन का बात कर रहे थे, तो हम बोले कि अगर पाइरुवेट एज ए फाइनल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर हो, तो ऐसे फर्मेंटेशन को बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। क्यों बोलते हैं अभी समझाएंगे। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन अगर कौन हो? फाइनल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक्सेप्टर पाइरुवेट। और अगर एसिटाल्डिहाइड फाइनल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक्सेप्टर हो, तो उसको बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन दो प्रकार का, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ फाइनल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर, और वही ऑर्गेनिक, दोनों ही ऑर्गेनिक है। ठीक है, अब बात करते हैं कि दोनों में अंतर क्या है, फिर ये भी देखेंगे कि दोनों को अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग इंडस्ट्रीज यूज कर रही है। ठीक है, हम कहते हैं फर्मेंटेशन में ग्लाइकोलाइसिस तो चलेगा ही चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ग्लाइकोलाइसिस तो सभी में चलेगा, अभी मैंने बोला। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि मान लीजिए ग्लूकोज एंटर किया, जरूरी नहीं है ग्लूकोज एंटर करे, बीच में कोई भी इंटरमीडिएट एंटर कर सकता है और कोई भी हेक्सो शुगर एंटर कर सकता है। फाइनली अगर ग्लूकोज एंटर किया है ग्लाइकोलाइसिस में, तो फाइनली किस में कन्वर्ट होगा? पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड में। उसी को बोलते हैं पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड। तो ग्लाइकोलाइसिस तो सभी में चलता है साहब। ग्लाइकोलाइसिस को इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता चलने से, अगर लिविंग सेल है तो। पाइरुवेट वो तो सब बनेगा ही बनेगा। अब सवाल ये है कि अगर, अच्छा जो ना, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान आपको क्या मिला? ग्लाइकोलाइसिस के दौरान पहली बात, आपने 2 एटीपी को कंज्यूम किया था, तो एटीपी से एडीपी, और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से 4 एडीपी से 4 एटीपी मिल गया था सबस्ट्रेट लेवल से, इसलिए आप नेट 2 एटीपी बताते हो। तो ऐसा तो इधर भी हुआ होगा। ग्लाइकोलाइसिस तो सब में एक जैसा ही चल रहा है ना, अगर ग्लूकोज एंटर करा रहे हैं तब तो यही चल रहा होगा। 2 एटीपी यूज होगा, 4 एटीपी बनेगा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से अलग अलग 2 स्टेप पर, और 4 एटीपी मिलेगा। अगर नेट एटीपी पूछेगा तो 4 - 2 करोगे 2, और क्या मिलेगा उसके बदले में? और आपको मिलने वाला है ये, आपको मिलेगा 2 NAD+। इसका हो जाता है रिडक्शन, आपको पता है कौन करता है रिडक्शन? 1,3 बाय, पागल याद करो, और उससे बनता है 1,3 बाय PG, और ये 2 NADS2 बन जाता है। यही मिलता ही है आपको। इधर भी ग्लाइकोलाइसिस तो सब जगह सेम चल रहा है ना, 2 NAD+ से 2 NADS2, 2 NADS2। ये तो दोनों ही, अरे दोनों फर्मेंटेशन के सब में ऐसा ही चल रहा है। एरोबिक भी हो, एनारोबिक भी हो, फर्मेंटेशन लैक्टिक एसिड हो, एल्कोहलिक हो, ये तो सब में चल रहा है। अब हम आपको बता रहे हैं क्या
कि इसका हाइड्रोजन जो है यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के केस में ये पाइरुवेट खुद ले लेगा। अगर पाइरुवेट को खुद इस NaDH2 का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दे दिया जाए तो बताएगा इरहान कि NaDH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पाइरुवेट को अगर NaDH2 क्या बोले सर? पाइरुवेट को NaDH2 का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दे दें तो NaDH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NaDH2 NAD प्लस में दोबारा रीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, और जो हम चाह रहे थे वो हो गया, लेकिन इस दौरान आपको और मिल क्या गया? लैक्टिक एसिड या लैक्टेट। उसी को कहते हैं लैक्टिक एसिड, उसी को कहते हैं लैक्टेट। क्योंकि 2 मॉलिक्यूल पाइरुवेट बना था, इसीलिए 2 मॉलिक्यूल डिफरेंट NaDH2 ने 2 मॉलिक्यूल डिफरेंट पाइरुवेट को क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। इस दौरान एंजाइम रहा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज को बोले क्योंकि फाइनली लैक्टेट बना, लैक्टिक एसिड बना, इसलिए उसको किसी के डिहाइड्रोजिनेशन से बना। कौन? NaDH2 के डिहाइड्रोजन से, इसलिए बोले लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। तो 2 बार ये चला और फाइनली 2 गो लैक्टेट या लैक्टिक एसिड बन गया। ओके, बताओ यहां पर ये जो ग्लाइकोलाइसिस में रिड्यूसिंग पावर बना उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए फाइनल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर कौन है? जल्दी बोलो। पाइरुवेट। पाइरुवेट खुद सेल के अंदर बना है कि ना बना है? यस सर। इंटरनल है या नहीं है? यस इंटरनल है। यही है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। क्यों बोला लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन? प्रोडक्ट के नाम पर रखा। रही बात, हमको कोई बच्चा ये सोच के बताओ सेल को क्या इस लैक्टिक एसिड बनाने में इंटरेस्ट है या नहीं है? सेल को लैक्टिक एसिड बनाने में इंटरेस्ट है या नहीं है? लैक्टिक एसिड बनेगा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन से ही। सर प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग नहीं है। अच्छा, इरहान? सर इसी की वजह से आगे प्रोसेस चलेगा तो है। अतीक? नो सर। नवीन? नहीं सर। समझे, सेल को लैक्टिक एसिड बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सेल को NAD प्लस रीजनरेट कराने में इंटरेस्ट है। हाँ, ये अलग बात है कि NAD प्लस रीजनरेट कराने का इस फर्मेंटेशन के दौरान एक ही तरीका है कि लैक्टेट बनाया जाए। सेल को लैक्टेट बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सेल को तो NAD प्लस रीजनरेट कराने में इंटरेस्ट है। और अगर पाइरुवेट NaDH2 से H प्लस ले ले और प्रोटॉन ले ले, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ले ले तो लैक्टिक एसिड तो बनेगा ही बनेगा। सेल इंटेंसली लैक्टिक एसिड बनाना नहीं चाह रहा है। रही बात कि लैक्टिक एसिड का क्या होगा, तो समझो पहली बात कि ये चलता किसके अंदर है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन? ये आपको ह्यूमन के अंदर भी चलता है, एनिमल के अंदर मसल सेल में चलता है। कब? जब एनारोबिक कंडीशन होता है तब। आप सांस अच्छा से नहीं लोगे तो चलेगा। एनारोबिक कंडीशन में मसल सेल के अंदर भी चलेगा। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी पढ़ाए थे, याद करो, फिर से पढ़ाएंगे जिसको पढ़ाना है। मसल सेल के अंदर भी चलता है एनारोबिक कंडीशन में। बाकी ये बहुत सारे माइक्रोब्स में चलता है, जैसे एक बैक्टीरिया जिसका नाम ही रख दिया गया लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, तो लैक्टोबैसिलस के अंदर चलता है। तो अगर हमारे मसल सेल के अंदर ये जम जाता है तो फटीग कॉज कराता है, थक जाते हैं हम तुरंत। देखना, जब O2 की अवेलेबिलिटी नहीं होती तुरंत थक जाते हैं। तो उस केस में मसल सेल से इस लैक्टेट को ट्रांसपोर्ट करा दिया जाता है ब्लड के माध्यम से लीवर के अंदर, और लीवर के अंदर जाके फिर इसका मेटाबॉलिज्म होता है, उससे कोई दूसरा डिफरेंट कंपाउंड बना लेता है। इसको रिवर्स बैक भी कराया जा सकता है वहां लीवर सेल के अंदर, लेकिन ये लीवर सेल के अंदर ही होगा बैक, रिवर्स बैक। अगर मसल सेल के अंदर ये बन गया एनारोबिक कंडीशन में। माइक्रोब्स के अंदर लैक्टिक एसिड, उसके अंदर लीवर थोड़ी है, लैक्टिक एसिड एक्युमुलेट होगा। तो अब क्या है कि अगर ज्यादा लैक्टिक एसिड एक्युमुलेट हो गया तो फिर ये टॉक्सिक भी हो सकता है। एसिड है, पीएच डिस्टर्ब होगा तो एसिडिक है तो डिस्टर्बेंस हो सकता है। लेकिन हाँ, माइक्रोब्स क्या इन चीजों के लिए अडेप्टेड है। जो माइक्रोब्स यही फर्मेंटेशन कर रहा है तो वो अपने आप को उस कंडीशन में डाल लिया है। ठीक है, कुल मिला के बात यह है कि पूछा यह जाएगा किसके अंदर चलता है, तो मसल सेल माइक्रोब्स के अंदर चलता है। मसल सेल्स के अंदर हमेशा नहीं चलता, एनारोबिक कंडीशन में चलता है। फाइनली NAD प्लस रीजनरेट हो गया, यही लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। रही बात, अब जब हम इसका पूरा टेक्नोलॉजी आज पढ़ लिए तो इसका हम लोग यूटिलाइजेशन करने लग गए किस फील्ड में, तो इस लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का यूज किया जा रहा है डेयरी इंडस्ट्री में। डेयरी इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हमको बनाने होते हैं जहां पर मिल्क का कोगुलेशन कराना पड़ता है, एसिड से मिल्क कोगुलेट हो जाता है। तो वहां पर
आप लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को डाल देते हैं मिल्क के साथ, जो भी प्रोडक्ट आपको बनाना है इसके माध्यम से आप बना लेते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन से। पनीर है दही, दही में तो बैक्टीरिया ही होता है लैक्टोबैसिलस, पूछा जाता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम। दही में कौन सा बैक्टीरिया होता है? लैक्टोबैसिलस। एसिड कौन सा होता है दही में? लैक्टिक एसिड। तो दही खाने से थकान होता है? यस, थोड़ा बहुत तो होता है, थोड़ा बहुत तो होता है। तो बाकी उसमें न्यूट्रिएंट भी है, ठीक है। पूरा कंपोजिशन आपको दही का बताएंगे, माइक्रोब्स वेलफेयर बताएंगे, दही पनीर दारू ये सब का बताएंगे, ठीक है। तो ये डेयरी इंडस्ट्री में यूजफुल है, एक क्वेश्चन तो ये बनता है। और किसके अंदर होता है ये? तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन समाप्त हुआ, बोलो समझ में आ गया? हाँ सर। Yes, सेल को एनर्जी के नाम पे क्या मिला? 4 - 2 ATP, बस, और कुछ नहीं। बताओ इस दौरान ग्लूकोज में जो 12 हाइड्रोजन था, 12 हाइड्रोजन में से 4 हाइड्रोजन निकला यहाँ पर, लेकिन वो 4 हाइड्रोजन फिर किसको मिल गया? देखो 12 में से 4 हाइड्रोजन निकला था, तो इस पाइरुवेट के पास 2 मॉलिक्यूल, पाइरुवेट के पास कितना हाइड्रोजन बचा था? 8 मॉलिक्यूल, 8 हाइड्रोजन। फिर बाद में इसी को दे दिया गया, फाइनली का फाइनली 12 हाइड्रोजन यहाँ पे है। तो एक बात बताओ ना, उस हाइड्रोजन को अगर वाटर बना के निकाल देते तब ना समझते कि पूरा कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया, और कार्बन भी इसमें बहुत सारा है लैक्टेट में, फाइनली इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुआ है। हमने बोला ना O2 नहीं होगा तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। अब वहीं वाला भी देख लो एनारोबिक वाले में, ग्लाइकोलाइसिस साला पाइरुवेट तक बना, उसके बाद वो चला गया नाइट्रोजन के पास, एग्जांपल बताइए वो, तो पाइरुविक एसिड तो बना रह गया ना, कार्बन हाइड्रोजन उसमें है, ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन। क्लियर है? मिला कुल मिला के 2 ATP। अरे बोलो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन क्यों बोले, ये भी बता दिए हम। यस सर। हाँ सर। अब आते Yes, हैं sir. अब आते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन पे। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है? ये पाइरुवेट का पहले हो जाता है डी कार्बोक्सिलेशन। क्या हो जाता है? और डी कार्बोक्सिलेशन के लिए यहाँ पे एंजाइम होता है पाइरुवेट डी कार्बोक्सिलेज। याद करो लिंक रिएक्शन में होता था पाइरुवेट डीहाइड्रोजिनेज डी कार्बोक्सिलेज कॉम्प्लेक्स, बोलते थे पाइरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, क्योंकि कॉम्प्लेक्स वर्ड बताता था कि और भी कोई है, लेकिन यहाँ केवल पाइरुवेट डीकार्बोक्सिलेज है। तो क्या करा गया, पाइरुवेट से केवल CO2 निकलता है ना, तो बन क्या जाता है पता है? बन जाता है एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। अब ये एसिटाल्डिहाइड का हो जाता है रिडक्शन, और कौन देता है इसको? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यही NADH2। और NADH2 किस में कन्वर्ट हो जाता है? NAD+ रीजनेट हो जाता है, जो काम आ जाएगा ग्लाइकोलाइसिस में। इस दौरान जो यहाँ पर एंजाइम होता है एसिटाल्डिहाइड के रिडक्शन के लिए, यह होता है अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज, अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज, क्योंकि अल्कोहल बनने वाला है। और वो कौन बनता है पता है? इथेनॉल बनता है, वो इथेनॉल बनता है। क्योंकि 2 मॉलिक्यूल पाइरुवेट बना था, तो 2 मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड बना होगा, 2 मॉलिक्यूल CO2 भी निकला होगा, ध्यान रखना, ठीक है। और ये इथेनॉल 2 मॉलिक्यूल बना होगा। अब बताओ सेल को इथेनॉल बनाने में इंटरेस्ट है या सेल को NAD+ रीजनरेट कराने में इंटरेस्ट है? जल्दी बोलो। NAD+ रीजनरेट कराने में। सेल को तो NAD+ रीजनरेट कराने में इंटरेस्ट है, और इस दौरान इथेनॉल बन जाता है जो एक अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में। रही बात इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन क्यों है, वही बात, इथेनॉल में कार्बन हाइड्रोजन है, ये है, ग्लूकोज का सारा कहां टूटा, तो इनकम्प्लीट हाँ सर। ऑक्सीडेशन। दूसरी बात कि इसका यूटिलाइजेशन कहाँ होता है, तो इसका यूटिलाइजेशन तो खूब होता है, 2 जगह बता रहे हैं इसका यूटिलाइजेशन। एक वाइन इंडस्ट्री, और एक होता है खूब यूटिलाइजेशन इसका, एक बता रहे हैं आपको पफ ब्रेड। और दोनों को एक्सप्लेन भी करेंगे, दोनों में अलग अलग यूज है इस अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का, बताते हैं क्या। पहली बात, एनसीईआरटी में एक सवाल दे रखा है, पता है? ये तो इथेनॉल है ना, ये इथेनॉल अल्कोहल एक प्रकार का। अच्छा पहली बात, ये करता कौन है, ये भी तो पूछेगा। ये करता है प्लांट सेल अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करता है एनारोबिक कंडीशन में, ठीक है, प्लांट सेल। और कब करेगा एनारोबिक कंडीशन में? प्लांट को एनारोबिक कंडीशन कब आएगा बताते हैं। जैसे कि प्लांट के रूट्स होते हैं ना, रूट्स के आसपास अगर तुम बहुत ज्यादा वाटर दे दोगे ना, तो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, एरिएशन नहीं हो पाता, इकोलॉजी में बताएंगे, एरिएशन नहीं हो पाता, तो O2 अब जा ही नहीं पाएगा, प्लांट सेल उसको अपटेक ही नहीं कर पाएगा, तो वहां पे एनारोबिक कंडीशन कुल मिला के क्रिएट हो जाता है। तो एनारोबिक कंडीशन की वजह से वो स्टार्ट कर देता है प्लांट का रूट सेल अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है। तो ये प्लांट के सेल भी करते हैं। दूसरा ईस्ट तो ये खूब करते हैं,
अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब एनसीईआरटी में एक जगह लिख रखा है यूं कि ईस्ट जो है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन शो करता है और अल्कोहल बनाता है, लेकिन एक लिमिट के बाद अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के दौरान ये ईस्ट मर सकता है। और फिर आपसे पूछा है कि कितना अल्कोहलिक कंसेंट्रेशन पे ईस्ट मर जाएगा, तो उसका जवाब है कि अल्कोहल के अंदर यदि 13% से अधिक या 13% या उससे अधिक, मोर देन 13% अल्कोहल का कंसेंट्रेशन हो गया, कंसेंट्रेशन आप जानते हैं ना निकालना है पूरे फ्लूइड में कितना कंसेंट्रेशन अल्कोहल का, 13% या उससे अधिक हो गया तो ईस्ट मर जाएगा। ये बात तो आपको सबको बताया होगा। कोई बता सकता है कि 13% अधिक होने पे क्यों मर जाएगा अल्कोहल से? ऐसा क्या दिक्कत हो जाएगा? पीले ईस्ट, क्या दिक्कत है? आप भी पीते ही हैं। 13% अल्कोहल अगर हो जाए, उससे अधिक हो एसिडिक। जाए, अरे यार अल्कोहल एसिडिक है, भाट सुगले हैं, ऑल है, एल्डिहाइड है, हाँ सर। एसिड थोड़ी है ये। सुनो बता रहे हैं, अल्कोहल इज गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ऑर्गेनिक में भी पढ़ोगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जो ईस्ट की सेल ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करा रही है उसी का डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और डिहाइड्रेशन से ईस्ट मर सकता है अगर 13% से अधिक हुआ तो। और ये सेम कहानी प्लांट के सेल में भी हो सकता है। प्लांट के रूट के बाहर पानी भरा पड़ा है, लेकिन पानी भरे पड़े की वजह से O2 की कमी हो गई और प्लांट का सेल पानी की कमी से ही मरेगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा अल्कोहल अधिक होने से, सारा पानी उल्टे बाहर निकल जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर एंडोस्मोस, देखो दो केस होता है वहां पे, बस आप तो नहीं रखो कि डिहाइड्रेशन करा देता है अल्कोहल, खास करके ईस्ट के अंदर, तो डिहाइड्रेशन से मर जाता है। ठीक है, एक इस सवाल को देने के बाद उसने तुमसे 2 सवाल किया है एनसीईआरटी ने। ये तो ये पूछा कि 13% अधिक होने पे अल्कोहल मर जाएगा, ये लाइन। उसके बाद उसने तुमको एक लाइन पूछा, ये जानते हो, कितने लोग जानते हो बिवरेज क्या होता है? तुम लोग से पूछना पड़ेगा क्या ये? ड्रिंक जो आप पीते हो, पानी नहीं, बिवरेज वो वाइन वगैरह। अब देखो डिफरेंट टाइप के बिवरेज होते हैं, BEWE होता है, स्पेलिंग देख लेना यार, हो सकता है वी हो, लेकिन मैंने तो W देखा है बुक में, अब पता नहीं, हो सकता है मिस्टेक हो मेरे से। ठीक है, बिवरेज कहते हैं, होता है BEW होता है। वी सर। स्पेलिंग में क्या होता है देख लेना है ना, ठीक है, वी लो, बिवरेज। ठीक है, अब बताओ इस बिवरेज में पता है बहुत टाइप के होते हैं। एक आप सुने होंगे कि वाइन होता है? एक सुने होंगे विस्की होता है? एक वोदका है ना, वोदका, ब्रांडी। अब आप लोग इतना नाम मुझे कैसे पता है? आपको भी पता हो जाएगा जिस दिन आपको पढ़ाएंगे माइक्रो ऑफ सिनेमा वेलफेयर। कहने का रम भी मतलब, सर। हाँ रम, हाँ रम रम रम, यहाँ पे लो रम, रम देखो ये नाम बता रहा है लड़का, रम। ठीक है, रम बहुत टाइप का। अब इन सारे के सारे बिवरेज में अलग अलग अल्कोहलिक कंसंट्रेशन होता है। कहते हैं कि बिवरेज में 3 से लेकर 48% तक होता है अल्कोहलिक कंसंट्रेशन। सबसे अधिक ब्रांडी में बताया जाता है, और उसके बाद वोदका, और सबसे कम होता है कि वाइन में होता है ना, वाइन। अरे पॉलिथीन वाला वाइन है, पॉलिथीन वाला तो उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, ताड़ी वाड़ी बिकता है, क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं है। अरे मुझे मार्केट का नहीं पता है, मुझे बायोलॉजिकली पता है। मार्केट का तब पता हो ना जब पियेंगे यार, मार्केट का नहीं पता है। पॉलिथीन में क्या मिलता है मुझे क्या पता है यार, शीशी में क्या मिलता है मुझे क्या पता। ठीक है, लेकिन इतना पता है कि वाइन में सबसे कम होता है। ठीक है, उससे भी कम होता होगा और कोई। तो ये 3% अल्कोहलिक कंसेंट्रेशन रखता है, कौन? वाइन। और सबसे अधिक कहते हैं कि ब्रांडी रखता है 48%। बाकी सब आपको परसेंटेज भी याद कराएंगे माइक्रो ऑफ सिनेमा वेलफेयर में। तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने सवाल क्या किया पता है? ऐसे बिवरेज जिसका अल्कोहलिक कंसेंट्रेशन 13% से अधिक होता है, यानी कि इधर के इधर वाले। तो भाई आप तो ईस्ट के प्रयोग से ही बिवरेज बना रहे हो, ईस्ट के द्वारा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करा के वाइन इंडस्ट्री में। तो 13% से अधिक वाले आपने ड्रिंक बनाया कैसे? ईस्ट तो मर जाएगा यार 13% के बाद, वो बना ही नहीं सकता 13% से अधिक, खुद ही मर जाएगा, वो खुद ही मर जाएगा 13% के बाद। तो आप ये 48% वाला ब्रांडी बनाए या लोगों को बेवकूफ बना रहे हो कि 48% वाला है ले लो महंगा? क्या लगता है, ये लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है या सच में 48% कंसेंट्रेशन उसमें होता है? सच में होता है। सच में होता है, होता होगा, को तो पता नहीं है। बोला हम लोग तो सब फ्री में मिल जाए कहीं पे भी पी लेंगे, उससे क्या मतलब है कि होता है कि नहीं होता है?
है? होता देखो होगा जवाब है सर। कि नहीं, होता ही है, होता है 48% तक होता है। ठीक है, तो कोई बता सकता है ऐसा कैसे होता है? यस सर। कैसे? सर दूसरे जो फ्लूइड है हम्म, उसका हम वॉल्यूम कम कर देंगे तो इसका कंसंट्रेशन कैसे? बढ़ जाएगा। कैसे? सर ये नहीं पता उसके अंदर फ्लूइड कैसे, अगर एग्जांपल से बताए तो अगर वाटर है, वाटर के साथ इथेनॉल है तो हम वाटर को इवेपोरेट कर देंगे बस वही तो सुनना फिर था, वो निकल इवेपरेट का जाएगा। मतलब क्या होता है, आप डिस्टिलेशन कर देंगे कुल मिला के। और फिल्ट्रेशन वर्ड नहीं बोलिए, छन्नी से छान नहीं रहे हैं पागल, डिस्टिलेशन होगा। ठीक है, अरे यार स्पेलिंग गलत हो गया यार। डिस्टिलेशन प्रोसेस से आप क्या करेंगे, देखो होता क्या है ना, जो वाइन इंडस्ट्री होता है ना, बहुत बड़े बड़े फर्मेंटर होते हैं। ठीक है, बहुत बड़े बड़े फर्मेंटर होते हैं, उसमें ईस्ट विस्ट डाल के और पानी वानी डाल के न्यूट्रिशन वगैरह डाल के बनाया जाता है। अलग अलग जो है कि जितने भी अलग अलग ड्रिंक आप देख रहे हो अलग अलग, जैसे कि कुल मिला के क्या चाहिए, किसी को रेस्पिरेटरी पाथवे में घुसाना है तो किसी में अंगूर सरा के है, किसी में आलू सरा के, कहीं केला सरा के, तो अलग अलग मतलब अलग अलग टाइप के होते हैं, यूज किए जाते हैं अलग टाइप के ड्रिंक में। ठीक है, एज अ रेस्पिरेटरी सबस्टेट। और एनारोबिक रेस्पिरेशन हो इसलिए वहां पे O2 की एबिलिटी नहीं रखते हैं फर्मेंटर के अंदर, और डाल देते हैं ईस्ट, ताकि उसका क्या करा दे, ईस्ट कोई तो उसको कंज्यूम करेगा ना एज अ रेस्पिरेटरी सबस्टेट, तो ईस्ट को डाल के क्या कराते हैं, उसका अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो जैसे ही उसका 10 से 12% तक पहुंचता है, 12 से अंदर ही रहने देते हैं ताकि ईस्ट मर ना जाए, ताकि उसको दोबारा यूज भी तो कर लें। तो फिर उस ईस्ट को वहां से क्या करते हैं, निकाल के कहीं और दूसरे चैम्बर में डाल देते हैं, और इसका सारा फ्लूइड को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, और उसका कर देते हैं क्या, डिस्टिलेशन, आग लगा देते हैं नीचे से, वेपोराइजेशन। तो डिस्टिलेशन के बाद पानी उड़ जाएगा, तो इसके अंदर मान लीजिए 10 से 12% पूरे वॉल्यूम में था, तो अगर पानी उड़ जाएगा तो अपने आप इसका कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा, 48% तक बढ़ा रहे। तो कह रहे क्या इससे अधिक वाला मार्केट में नहीं मिलता है सर? इसका जवाब मेरे पास नहीं है, इसका जवाब आपको मार्केट में लोग बताएंगे। ठीक है, इसका जवाब मेरे पास नहीं, हो सकता हो सकता नहीं भी हो। अब ये मत पूछ लेना उससे अधिक वाला पीने पे क्या होगा, तो हम तो कह रहे हैं कि इतना के अधिक वाला पियोगे तो दिक्कत हो जाएगा, इतना तक चलेगा, इतना तक चलता है। ठीक है, अगर कभी कदार वाइन वाइन पी लो, अगर ये भी रेगुलर पियोगे तो फिर दिक्कत है। क्या दिक्कत है फिजियोलॉजी में बताएंगे, मैंने फिजियोलॉजी में इतना अगर चलता है, इससे अधिक अगर मतलब जाने लगोगे यहाँ से 10 के बाद, फिर दिक्कत है यार, फिर दिक्कत है। ठीक है, कुल मिला के कहने का मतलब है, उस सवाल का जवाब क्या है कि वाइन इंडस्ट्री में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ईस्ट के द्वारा करा के ये इथेनॉल बना बना के, अल्कोहल है ना ये बना बना के पिया जा रहा है। उसके अलावा और भी यूज है वाइन इंडस्ट्री में, आजकल सैनिटाइजर आ रहा है, बड़ो अच्छा सैनिटाइजर में 80-85% तक अल्कोहल है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है यार, वो अदर लिविंग ऑर्गेन को मार देगा वो, और क्या, यही यूज कर रहे हैं उसमें हम लोग। और भी कई कॉस्मेटिक्स में यूज होता है, कई सारा कॉस्मेटिक्स में यूज होता है, कई जगह यूज होता है। तो ये वाइन इंडस्ट्री में तो खूब यूज होता है, क्योंकि आप लोग का तो फेवरेट है। सैनिटाइजर सब भी इसी तरह बनता होगा? सैनिटाइजर में अल्कोहल मिलाया जाता है, इस तरह बनता नहीं है, उसमें और भी केमिकल होता है, अल्कोहल मिलाया जाता है एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, तो एक तो ये यूज हो गया वाइन इंडस्ट्री। दूसरा है पफ ब्रेड। पफ ब्रेड या फिर आप कह लो कि देखो रसगुल्ला और स्पंज अलग अलग चीज होता है, स्पंज अलग तरीके से बनाया जाता है और रसगुल्ला अलग चीज से बनाया, अलग तरीके। तो जो स्पंज खाते हो ना मार्केट में 10 रुपए में इतना बड़ा बड़ा, जैसे ब्रेड बनता है ना वैसे वो भी बनता है। अब ब्रेड कैसा बनता है तो आप कभी देखे नहीं हो, कभी जाना ब्रेड इंडस्ट्री में, बेकरी में जाना, कभी वहां पे दिखेगा। वो लोग क्या करते हैं, ईस्ट को ला ला के इथेनॉल नहीं बनवाते हैं, वो लोग इथेनॉल में उसका इंटरेस्ट नहीं है, वो लोग ईस्ट ग्रो कराते हैं, तो कि CO2 निकलता है ना, CO2, तो CO2 क्या होता है, हवा होता है ना, तो अंदर से क्या करता है, फुला देता है एकदम। पावरोटी नहीं खाओ, पावरोटी नहीं और खाओ, बना। पफ ब्रेड वो फुला फुला हुआ, याद आया? अरे जिसका बर्गर बनता है हाँ जी, सर। बर्गर, सर बर्गर वाले में जो रहता बन है ना, पिज्जा वाले में नहीं, सर पिज्जा वाले में तो कंडेंस रहता है, वो वाला नहीं, पफ ब्रेड अगर कभी वो खाए बन हो। वाला, बन वाला। हाँ केक, केक में भी रहता है, केक में, यस केक में। हाँ सर। तो वो पफ ब्रेड में एक्चुअली CO2 के निकलने का यूज किया जा रहा है। बाकी ये सारी कहानी हम लोग माइक्रोब्स ह्यूमन वेलफेयर में भी करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, कहाँ कहाँ यूटिलाइजेशन होता है माइक्रोब्स का ह्यूमन के लाइफ में। तो कुल मिला के ये था अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। मिला क्या, यहाँ पे भी वही 4 ATP मिलेगा, मतलब 4-2 यानी कि 2 ATP मिलेगा फाइनली। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है, क्यों, क्योंकि इथेनॉल बन के रुक गया। यही है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। बोले समझ में आया?
ये हाँ सर आ गया। अब देखो यार, ये फर्मेंटेशन डिफरेंट टाइप के होते हैं। अभी तो मैंने आपको दो टाइप के किस बेसिस पे बताया, अल्कोहलिक और ये लैक्टिक एसिड, कि कौन फाइनल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर है। अब फिर यार मतलब कि अलग अलग टाइप के रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट देके अलग अलग टाइप का फर्मेंटेशन कराया जा रहा है एनारोबिक कंडीशन में। तो अलग अलग, जैसे आप एक नाम सुनते होगे रॉटिंग, नाम सुने हो कभी रॉटिंग? इसमें क्या ये करते हैं सर पता है? सड़ना। हाँ, रॉटिंग का मतलब सड़ना होता है। पता है इसमें क्या करते हैं? बताते हैं आपको। इसको बोलते हैं ब्यूटायरिक एसिड फर्मेंटेशन। ब्यूटायरिक एसिड फर्मेंटेशन। इसमें क्या करते हैं, बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है ब्यूटायरिक, देखिए पूरा नाम होगा कोलेस्ट्रीडियम, कोलेस्ट्रीडियम, कोलेस्ट्रीडियम ब्यूटायरिकम। ठीक है, ये बैक्टीरिया का नाम याद रखिएगा, पूछा जाता है कोलेस्ट्रीडियम ब्यूटायरिकम। ठीक है, ये क्या करता है, वही एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। और ये ब्यूटायरिक एसिड का, देखो अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड का कर सकता है ना ऑक्सीडेशन, क्या दिक्कत है? ब्यूटायरिक एसिड का क्या कर देता है, ये फर्मेंटेशन कर देता है। और ब्यूटायरिक एसिड के फर्मेंटेशन, उसमें जो ये रॉटिंग क्यों बोलते हैं इसको, जो प्लांट के फाइबर होता है ना, फ्लोएम फाइबर, उसको सरा सरा के ब्यूटायरिक एसिड निकाल निकाल के तोड़ता है। देखिए डिफरेंट टाइप का फर्मेंटेशन होता है, आपको थोड़ा बहुत हम माइक्रोब सिनवेल वेलफेयर में भी बताएंगे आइडिया। डिफरेंट डिफरेंट टाइप, कहीं पे इसको बांस को भी सराया जाता है, कहीं पे फ्लोएम फाइबर को सराया जाता है, उससे रस्सी वस्सी बनाया जाता है, रोटिंग रस्सी बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो उसको सरा सरा के क्या होता है, लास्ट में जो उसका प्रोडक्ट निकलता है फ्लोएम फाइबर का, पूरा बाहर का सब कुछ सरा देते हैं, तो अंदर में फ्लोएम फाइबर है, उसको गेन करना है। तो ये होता है ब्यूटारिक एसिड फर्मेंटेशन। अब इतना आपको सारा फर्मेंटेशन आपको जानना भी नहीं है और ना याद रखना है, एक बस ये याद रख लीजिएगा कि रोटिंग में क्या होता है कि ब्यूटारिक एसिड फर्मेंटेशन होता है, बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटारिकम, ये भी एक प्रकार का फर्मेंटेशन है, काम खत्म है। तो यहाँ पर जाके आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन भी खत्म होता है। अब चक्कर पड़ता है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी भी अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो कहीं कहीं क्या पता चलता है कि कहीं कहीं पता चलेगा कि एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन एक ही चीज है, कहीं कहीं पता चलेगा अलग चीज है। तो एक्चुअली अलग अलग चीज है। जहां जहां पता चलता है एक ही चीज है, वहां चक्कर है एनारोबिक कंडीशन का। लाइन गौर से पढ़िएगा तो आपको अंतर समझ में आ जाएगा कि एनारोबिक कंडीशन में दोनों होते हैं। फिर एनसीईआरटी लिखता है कि दोनों ही फर्मेंटेशन जो है ऑर्गेनिज्म के लिए हजार्ड है, इस टाइप का वर्ड, मतलब कि पॉइजनस है, डेंजरस है। क्यों है? लैक्टिक एसिड भी ज्यादा जमेगा तो खतरनाक है, इथेनॉल तो खैर हमने बताया डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो कुल मिला के क्या है आपका। अब देखिए इस चैप्टर में बस बचा है दो चीजें, एक हमको डिस्कस करना है आरक्यू वैल्यू, और एक डिस्कस करना है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली इस चैप्टर को हम एंड कर देंगे। ठीक है, तो आप इतना कुछ नोट से पढ़िए, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।